हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने अपने रीसेंट पार्ट जो था उसमें क्या देखा था, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, जो कि 3 टाइप के मिक्सचर्स हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम आज देखेंगे सेपरेशन टेक्निक्स, क्योंकि मिक्सचर्स हैं तो उन्हें सेपरेट भी करना पड़ता है। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3, विच कंटेन्स ऑल दी सेपरेशन टेक्निक्स। तो यहां हम सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम किसी भी कंपोनेंट को मिक्सचर के, हमारे पास एक मिक्सचर है और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब मिक्सचर है तो उसमें कंपोनेंट्स तो होंगे ही, तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं वो आज देखेंगे। मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। जो नेचुरल सब्सटेंसेज हमारे चारों तरफ हमें देखने के लिए मिलते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। ओके, इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं। और वो कैसे अडॉप्ट की जाती हैं? नेचर को देखते हुए कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें मिलने वाले कंपोनेंट्स का नेचर कैसा है, तो उनके फिजिकल मेथड्स होते हैं। मिक्सचर को वैसे भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो उन्हीं फिजिकल मेथड्स में से हमें यह सिलेक्ट करना होता है कि हमारे मिक्सचर को सेपरेट करना किससे आसान और सबसे अच्छा होगा। ओके, सो देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। ये वही सेम पॉइंट जो भी आपको एक्सप्लेन किया। अब सेपरेशन अच्छा क्यों है या क्यों सेपरेशन बेनिफिशियल है? सेपरेशन इसलिए बेनिफिशियल है, पहली चीज तो ये कि अगर आप चीजों को सेपरेट कर देते हो तो आप उसमें से यूजफुल और हमारा जो एक नॉन यूजफुल फॉर्म होता है, एक तो यूजफुल है कि जो काम की चीजें हैं भाई उन्हें, और एक जो काम की चीजें नहीं है उन्हें अलग कर दिया जाए, जिसमें से काम की चीजों को हम अच्छे से यूज कर सकें। दूसरा रीजन ये होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को स्टडी कर पाए। फॉर एग्जांपल कि ये एक कंपोनेंट है और इसमें 3 तरह के सब्सटेंसेस हैं, ओके, जो इस पूरे में मिल रहे हैं। ओके, सो अब इनको जब हम सेपरेट करेंगे तो इंडिविजुअली एबीसी की स्टडी कर पाएंगे, इसीलिए सेपरेशन करना जरूरी होता है। ओके, अब हेट्रोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल फिजिकल मेथड से, लाइक हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग है, हाथों से बीन के आप चीजों को उठा लो। ओके, या फिर सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है? छन्नी से हमने छान दिया, हमने छन्नी में डाला और छन्नी से छान के उसको निकाल दिया। फिर नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। आपने उसको फिल्टर कर दिया, फिल्टर पेपर या फिर सीव लगा, कोई भी फिल्ट्रेशन यूनिट लगा के, कुछ भी फिल्टर की चीज लगा के आपने कंपोनेंट को डाला। एक कंपोनेंट नीचे बह जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर अटक जाएगा। इन तरीकों से आप हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। बट बात तब आती है जब हमारे पास आ जाते हैं कई जगह होमोजीनस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनस को तो ठीक है, आप सेपरेट कर लोगे कई चीजों से। होमोजीनस मिक्सचर्स को भी आप बड़े आसानी से फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट और वाटर है। सॉल्ट और वाटर एक होमोजीनस मिक्सचर बनाता है। आप उसे हीट करो, एक वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, और फिर वही वाटर को अगर आप कंडेंस करके कलेक्ट कर लोगे तो आपको वाटर अलग मिल जाएगा, सॉल्ट अलग मिल जाएगा। सो बहुत इजी टेक्निक्स हैं जिनसे आप चीजों को सेपरेट कर सकते हो, कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब सबसे पहले एक चीज देखिए, जो हमारी इंक होती है वो 2 चीजों से बनती है। उसमें मिला हुआ होता है वाटर और साथ में एक मिला हुआ होता है सब्सटेंस डाई। ये डाई क्या होता है? ये कलर्ड कंपोनेंट होता है। कलर्ड कंपोनेंट को जब आप पानी में मिलाते हो तो वो इंक बनाता है। सो इंक के पास क्या है? वाटर है और डाई है। डाई जनरली सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसको आप पानी में घोलते हो, जैसे नमक को घोलते हो वैसे ही डाई को आप पानी में घोलते हो। अब हमारे पास क्या तरीका है? जैसे नमक को पानी से अलग किया जो उसमें घुल चुका था, वैसे ही डाई को पानी से अलग कर दो इवेपोरेशन की टेक्निक से। कौन सी टेक्निक से? इवेपोरेशन। तो चलिए हम सेपरेट करते हैं डाई को इंक में से। कैसे करेंगे? यहां पे देखिए एक हमारा अपैरेटस सेटअप है पूरा, ठीक है। अब यहां अपैरेटस जो है उसमें नीचे देखो मैंने एक बीकर रखा है, बीकर में पानी भरा है, साफ पानी भरा हुआ है, जैसा पानी लेना है वैसा पानी ले सकते हो। नीचे मैंने फ्लेम लगाने के लिए एक बर्नर लगा रखा है,
ठीक है। अब ऊपर मैंने एक वॉच ग्लास रखा। वॉच ग्लास समझते हो, कांच का आता है, जो जनरली आप लोगों ने अपने स्कूल में एक चैप्टर आपके होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उस सेल चैप्टर में जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, उसके एक प्रैक्टिकल है जिसको आप अनियन पील सेल जो है, जिसको माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करेंगे, उस प्रैक्टिकल में हम अनियन पील को निकाल के एक कांच के ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है कर्व्ड सा, उसमें पानी भर के और डाई मिला के, जैसे कि अनियन पील के सेल्स को जब आप डालोगे तो एक सैफरन डाई आती है रेड कलर की, उसको डालोगे, फिर अनियन पील को डालोगे तो अनियन पील जो है वो उसमें कलर ले लेती है। तो मेन मुझे ये बताना है कि वॉच ग्लास जो वो नीचे का कांच का सब्सटेंस होता है ना, वही हमारे यहाँ पे काम का है। हमने उसको यहाँ पे ऐसे रख दिया बीकर के ऊपर ढक के, तो हमारा ये बीकर है, बीकर के ऊपर मैंने चाइना डिश वो वॉच ग्लास को रख दिया और वॉच ग्लास मैंने इंक डाल दी। अब इतनी मेहनत क्यों करी, इंक को डायरेक्टली हीट कर देते, बट डायरेक्टली हमने हीट नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब मैं उसका रीजन बताता हूं। अगर आप इंक को डायरेक्ट हीट कर दोगे तो इंक के अंदर जो डाई है वो डाई जल के डिकम्पोज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जल के खराब होने के कारण हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं करते। तो ठीक है, हमारा क्या काम, इसलिए हमने वॉच ग्लास रखा है। अब क्या होगा, जब आप इसे हीट करोगे तो ये वाटर इवेपोरेट होगा, वॉच ग्लास के नीचे गर्म स्टीम जो है वो लगेगी। और हमने हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा है कि स्टीम में एनर्जी ज्यादा होती है, स्टीम जो होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो वो स्टीम जो है जैसे ही लगेगा नीचे वॉच ग्लास के, वो वॉच ग्लास को हीट देगा। जब वॉच ग्लास में हीट आएगी तो उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो पीछे छूट जाएगा वो होगी डाई। तो इस तरीके से डाई यहीं रह जाती है और वाटर के वेपर्स उड़ के निकल जाते हैं और डाई पीछे रह जाएगी। तो इंक में से डाई अलग हो गई, वाटर निकल गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन डाई बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। चलिए इसको आगे हम देखते हैं, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, डाई इन वाटर मिक्सचर है। Thus we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation। तो आप क्या कर सकते हो, यहां दो वर्ड्स यूज किए हैं, volatile component from non-volatile solute। देखो volatile का मतलब होता है जो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता हो या इवेपोरेट होने की जो कैपेसिटी रखता हो उसको volatile बोलते हैं। और नॉन volatile क्या होता है, जो इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो जितने भी सॉल्यूट होते हैं ना, जैसे कि सॉल्ट होता है, शुगर होती है, यहां पे डाई है, ये चीजें नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये इवेपोरेट नहीं होते। और पानी जो है वो वॉलेटाइल है, तो हमने वॉलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से अलग कर दिया। वॉलेटाइल उड़ गया, नॉन वॉलेटाइल पीछे रह गया। तो इस तरीके से आप इंक में से डाई को अलग कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब आप क्रीम कैसे सेपरेट कर सकते हो मिल्क में से, उसका एक तरीका है। आप क्या करते हैं, जनरली हम एक भगोना लेते हैं या कोई कंटेनर लिया, उसमें दूध रखा हुआ है, मिल्क। ओके, इसको बाहर लिखते हैं, एक मिनट। ये मिल्क लिया। अब एक इस तरीके का लकड़ी का या स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, किचन इंस्ट्रूमेंट है, ये किचन इंप्लीमेंट है, जिसको आप हाथ से यूं घुमाते हो। हम बोलते हैं दूध को हम जब मथते हैं, हिंदी में उसको ये बोला जाता है। जब हम इसको घुमाते हैं बहुत हाई स्पीड में, तो दूध में से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स, दूध के पार्टिकल्स, प्रोटीन्स, वो तो नीचे रह जाते हैं। और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि फैट के पार्टिकल्स, वो निकल निकल के ऊपर आके क्रीम के फॉर्म में जम जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, दूध में से क्रीम सेपरेट हो गई। कैसे, जब आपने हाई स्पीड में रोटेट किया। ये प्रोसेस जो रोटेट करने की होती है ना तेजी से, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगेशन में आप क्या करते हो, हाई स्पीड पे कंपोनेंट को घुमाते हो और खास करके कोलॉइड को घुमाते हो। कोलॉइड को घुमाया जाता है, तो कोलॉइड को हमने हाई स्पीड पे घुमाया बहुत तेज, और उससे क्या हुआ, जो हल्के पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ और जो भारी पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ आ गए। ओके, अब देखिए, मिल्क कंटेन्स फैट, ये फैट ही है जो ऊपर आ गया है। नेक्स्ट, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ये जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, कई बार ये बहुत छोटे होते हैं, जो फिल्टर पार्टिकल से भी फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं। For such particles, the filtration technique cannot be used for separation। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए वो खास टेक्निक यूज की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो यहां मैंने लिखी हुई है। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक उन छोटे पार्टिकल्स को अलग कर देता है बाकी मीडियम से। ओके,
अब द प्रिंसिपल इज दैट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें है ना प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब किस आधार पे ये प्रोसेस काम करती है, वो आधार दिया है, वो प्रिंसिपल दिया हुआ है. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. इसका मतलब क्या है, जो भारी पार्टिकल्स हैं, जैसे ये समझाया था ना, भारी पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं when spun rapidly. स्पन रैपिडली का मतलब है जब बहुत तेज आप उसे घुमाओ, तो स्पिन का जो पास्ट फॉर्म जैसे होता है ना, वो उसको स्पन बोलते हैं. ओके, तो यहां पे इसीलिए स्पन वर्ड यूज किया है. बहुत तेज घुमाओगे तो ये होगा. ओके, और इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके एप्लीकेशन, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, इसके एप्लीकेशंस क्या है? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. अब ब्लड और यूरिन जो है ये भी एक तरीके के कोलॉइड हैं. अब आपको ब्लड या यूरिन के कंपोनेंट्स को अगर अलग करना है तो आप क्या करोगे, उनको एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालो और बहुत तेजी से घुमा दो. तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स को हमने एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में, जो छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब आते हैं उसमें डाल के घुमाया, तो जो भारी वाले थे वो नीचे आ गए, जो हल्के वाले हैं वो ऊपर, उससे हल्के और ऊपर, और उससे हल्के और ऊपर. इस तरीके से अलग अलग डेंसिटीज वाले अलग अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं. भारी वाले सबसे नीचे, हल्के वाले थोड़े ऊपर. क्लियर? नेक्स्ट, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. और बटर निकालने के लिए क्रीम में से इनको सेपरेट किया जाता है घरों में और फैक्ट्रीज में. ओके, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. वॉशिंग मशीन में एक स्पिनर आता है जो है ना कपड़ों को थोड़ा सा सुखा देता है, निचोड़ देता है. उस स्पिनर में जब आप कपड़े डाल के घुमाते हो, तो जब बहुत स्पीड में आप उसे घुमाओगे तो क्या होगा, पानी जो है उसमें, स्पिनर जो होता है ऐसा होता है स्पिनर, और उसमें है ना होल्स होते हैं बहुत सारे. इस तरीके से स्पिनर में होल्स होते हैं. तो क्या होता है, जब आप बहुत तेजी से घुमाते हो तो स्पिनर में से, ये होल्स में से पानी निकल के बाहर आता है और कपड़े अंदर रहते हैं. अब ये बहुत तेजी से है ना ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो कपड़ों में से पानी निकल निकल के इसमें से बाहर आ रहा है, हाई स्पीड पे घूम रहा है ये, और कपड़े अंदर है, पानी बाहर आ गया. इस तरीके से कपड़े स्क्वीज हो जाते हैं जस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, सो ये होता है हमारा एक और मेथड. हाउ, और ये वो जो है वो हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, वो ये वही वाला हम पढ़ रहे हैं. उसमें पहले हमने मेथड पढ़ी, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा. अब उसी सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन और कहां कहां है हमने वो देखा. आगे अब आता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. पहली चीज, ये इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स विच कैन नॉट बी मिक्स्ड. ऐसे लिक्विड्स जिनको मिक्स नहीं, जो मिक्स नहीं हो सकते, जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, तो जो हमारा ऑयल है और जो वाटर है, ये दोनों इमिसिबल है, ये आपस में मिक्स नहीं होते. तो जो केरोसिन ऑयल है वो हल्का होता है, वो ऊपर रहता है, और जो पानी है वो नीचे रहता है. तो इनको हम क्या करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल, एक इंस्ट्रूमेंट आता है ग्लास का, उस सेपरेटिंग फनल में हम इसको डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो. तो क्या होगा, जो केरोसिन ऑयल है वो हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा, और जो पानी है वो भारी होने के कारण नीचे आ जाएगा. अब इससे क्या होगा, दो लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी, दो लेयर फॉर्म हो गई. अब आप यहां से स्टॉप कॉक को घुमाओ, ये जो नॉब है स्टॉप कॉक को आप घुमाओ. जैसे ही घुमाओगे तो धीरे धीरे जो ये पानी है इसका लेवल नीचे आने लगेगा और पानी निकलने लगेगा. हम यहां पे एक बीकर में इस पानी को पूरा स्टोर कर लेंगे. धीरे 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 पानी निकलता जाएगा. जैसे ही ये वाटर का लेवल इधर पहुंचेगा, जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, मैं स्टॉप कॉक को ऑफ कर दूंगा. मैं वैसे ही स्टॉप कॉक को ऑफ कर दूंगा, यहां ऊपर ऑयल अलग कलेक्ट हो गया, पानी नीचे आ गया. अब पानी वाला जो बीकर है आप उसको हटाओ, दूसरा बीकर लगाओ और ऑयल को कलेक्ट कर लो. दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. सेपरेटिंग फनल से आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो. क्या प्रिंसिपल है? क्योंकि जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो अपनी डेंसिटीज के कारण इमिसिबल है. तो हल्का वाला ऊपर, भारी वाला नीचे अलग लेयर फॉर्म कर लेगा. अब आप उन्हें आराम से सेपरेट कर सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके एप्लीकेशंस कहां कहां यूज होता है? ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के काम आता है. आयरन को उसके ओर में से निकालने के काम आता है. ओर पता है क्या होता है? ओर का मतलब है ऐसा मिनरल जिसमें से आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स नाम के चैप्टर में अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. ठीक है,
सो ओर क्या होता है? ऐसा मिनरल जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेटल्स को निकाल सकते हो। नेचर में जो मिनरल्स मिलते हैं उसमें से आप मेटल्स को जिनमें से निकाल सकते हो उन्हें ओर बोला जाता है। तो आयरन को हम उसकी ओर में से निकालने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। जो हल्का स्लैग होता है, जो स्लैग होता है वो वेस्ट होता है, तो जो हल्का स्लैग है, जो वेस्ट है, वो ऊपर तैरता है, और जो पिघला हुआ आयरन है, जो पिघला हुआ आयरन है, जो लोहा है, वो नीचे तैरता है। तो ऊपर मेरे पास गंदगी स्लैग है और जो नीचे है वो आयरन है। तो इससे क्या होगा? आयरन नीचे, स्लैग ऊपर। वापस से नॉब को घुमाओ, आयरन बह के अलग हो जाएगा, और वो जो स्लैग है वो जब तक धीरे 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 नीचे आएगा, हम स्टॉप कॉक को वापस से बंद कर देंगे। तो इससे हमारा स्लैग अलग हो गया, मोल्टन आयरन अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट द प्रिंसिपल इज दैट। अब यहां पे हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल मतलब वो आधार जिस पे काम करता है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। यही वर्ड यूज किया था। जो जितना डेंस होगा वो नीचे होगा, जो जितना कम डेंस होगा वो ऊपर होगा। तो कम डेंस वाले ऊपर, ज्यादा डेंस वाले नीचे। इस तरीके से आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए, जरूरी होते हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड? अब देखिए इसमें क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, इनमें दोनों में से एक सब्सटेंस ऐसा है, यहां लिख भी देते हैं पहले, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्ट, हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है। अब इन दोनों में से एक सबलाइम है और एक नॉन सबलाइम है। इसका मतलब समझते हो? एक सॉलिड से सीधा वेपर बन जाता है और एक सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, और अगर पिघलेगा तो सीधा लिक्विड बनेगा, मतलब स्टेट चेंज करेगा तो लिक्विड बनेगा। तो अब हमारे पास है अभी ये, और ये जो NH4Cl है ये सबलाइम होता है। ओके, दिस इज सबलाइम एंड दिस NaCl, ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये नॉन सबलाइम होता है। तो इनको सेपरेट करना बड़ा आसान होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन की प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड में आए बिना सीधा सॉलिड से गैस बन जाना, यह सब्लिमेशन होता है। ठीक है, यहां वही होगा। अब हमने क्या किया? एक चाइना डिश ली, चाइना डिश में मैंने नमक और अमोनियम क्लोराइड दोनों को डाल दिया साथ में। ये अमोनियम क्लोराइड और नमक का बीच नीचे मिक्सचर रखा हुआ है। अब क्या होगा? जैसे ही आप नीचे से हीटिंग शुरू करोगे, जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर्स बनेंगे और वो ऊपर उठने लगेगा, है ना? वो तो सबलाइम है तो वो ऊपर उड़ेगा, और जो नमक है वो ऐसा का ऐसे ही नीचे रह जाएगा। जो नमक है वो नीचे रह जाएगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊपर उठ जाएगा। वैसे आपको एक बात बता दें, अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, तो ये भी सॉल्ट है वो भी सॉल्ट है, बस फर्क इतना है, ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है और ये हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ना? तो इसलिए वरना दोनों के लिए आप सॉल्ट वर्ड यूज करो, कोई गलत नहीं है। ओके, सो अमोनियम क्लोराइड के वेपर बने और जो हमारा NaCl है वो नीचे रह गया, सोडियम क्लोराइड। तो अब इसमें क्या हुआ? जो यहां का हिस्सा तो चलो गर्म है, दिस प्लेस इज हॉट, ये गर्म जगह है, बट जो ये वाली जगह है ये कंपैरेटिवली कूल है, ये जगह कंपैरेटिवली कूल है। तो जो ये वेपर्स उठे हैं ये ठंडी जगह पे जैसे ही पहुंचेंगे ये कंडेंस होंगे। अब कंडेंस होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वेपर सीधा लिक्विड बनेगा। जब भाई सॉलिड से गैस बनाए तो गैस से वापस सॉलिड बनेगा, ये तो कहीं से कहीं तक चांस नहीं है कि लिक्विड आ जाए बीच में। तो अभी सॉलिड से गैस बना था, अब गैस से वापस से सॉलिड, और ये प्रोसेस होती है डिपोजिशन, है ना? चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ? ये वेपर्स उठे और यहां आके कंडेंस हो गए, डिपॉजिट हो गए, ये हो गया पूरा डिपोजिशन। ओके, ये हो गया पूरा डिपोजिशन। तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो गया, इधर पे हो गया उसका सॉलिडिफिकेशन। ऐसे हमें सेपरेट करना था, मेरा कॉमन सॉल्ट नीचे है, अमोनियम क्लोराइड ऊपर है। अब आप ये फनल को निकालो और ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया ताकि वेपर्स निकल के बाहर ना चले जाएं, इसलिए मैंने यहां कॉटन प्लग लगा दिया कि मेरे वेपर्स बाहर ना जाएं। अब आप फनल को हटाओ, स्क्रैच कर करके अंदर से पूरा उसका अमोनियम क्लोराइड निकाल के अलग कर लो, सॉल्ट अलग हो गया। इस तरीके से सब्लिमेशन प्रोसेस से आप एक सबलाइम और एक नॉन सबलाइम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पे हमारे कंटेंट वही लिखा हुआ है। सब्लाइम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, कपूर, नेफ्थलीन है जो फिनाइल की गोलियां जिन्हें बोला जाता है, तो नेफ्थलीन बॉल्स, और एंथ्रासीन। एंथ्रासीन भी नेफ्थलीन जैसा ही एक केमिकल है, इसके बारे में ज्यादा आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? इसका मतलब यह है कि क्या जो ब्लैक इंक हम देखते हैं क्या वो एक ही कलर है, क्या उसमें एक ही रंग की डाई मिली हुई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा ब्लैक कलर होता है, देखिए एक मिनट, जो हमारा ब्लैक कलर होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू। ओके, एक है रेड और दूसरा है ब्लू। देखिए, इन दोनों को अलग करना। अब यहां क्या दिक्कत हो गई? मैंने पानी तो एक ही लिया, कंटेनर में, उसमें रेड इंक भी डाल दी और उसी में मैंने ब्लू इंक भी डाल दी। जब वो रेड और ब्लू आपस में मिले तो ने ब्लैक कलर बना दिया। अब इस ब्लैक में से वापस ब्लू और रेड को कैसे अलग करूं, क्योंकि दोनों ही आपस में साथ में मिक्स हो चुके हैं। अगर मैं पानी को उड़ाऊंगा तो नीचे ब्लू भी बचेगा, रेड भी बचेगा। कैसे अलग किया जाए? तो अब अलग करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है जिसका नाम होता है क्रोमैटोग्राफी। ओके, सो क्रोमैटोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू ऑब्टेन ऑन अ पेपर। ओके, टू ऑब्टेन ऑन अ मीडियम। सो कलर्स को एक पेपर या मीडियम पे ऑब्टेन करने की टेक्निक इज क्रोमैटोग्राफी। ओके, यहां डायग्राम दिया हुआ है बट आपको मैं पूरा प्रोसेस एक बार यहां समझाता हूं। देखो क्या किया, हमने एक पेपर लिया जिसका नाम होता है क्रोमैटोग्राफी या क्रोमैटोग्राफिक पेपर। ओके, यह हमने क्रोमैटोग्राफिक पेपर ले लिया। अब इस पेपर में हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली, अच्छी लंबी स्ट्रिप ले ली, करीब करीब 12-15 सेंटीमीटर की। अब इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर मैंने पेंसिल से, याद रखिएगा, पेंसिल से एक लाइन खींची और पेंसिल से बीच में एक डॉट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इस जगह पे जो मुझे मेरा जो पूरा मिक्सचर है, रेड और ब्लू इंक का जो मेरा मिक्सचर है, उसको अलग करना है। वो ब्लैक बन के बैठा हुआ है अभी। तो जिस कंटेनर में वो ब्लैक इंक रखी हुई है उसमें एक कैपिलरी ट्यूब भी डली है। कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली सी ग्लास की एक ट्यूब होती है, बहुत ही पतली सी बारीक सी एक ग्लास की ट्यूब होती है, वो मैंने इसमें डाल रखी है। मैंने इससे इंक को लिया और इंक को बीच में मैंने लगाया। ठीक है, थोड़ा सा लगाया कि बहुत ज्यादा बड़ा उसमें बड़ी बिंदी जैसी ना लग जाए, छोटा सा स्पॉट लगे। इस स्पॉट लगाने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं लोडिंग। इसको हम नाम क्या देते हैं? लोडिंग। तो लोडिंग की प्रोसेस मैंने यहां पे कर दी। ओके, यहां मैंने लोडिंग की प्रोसेस कर दी। अब ध्यान से देखना, एक बार किया, अभी आप इसको फूंक मार मार के, ब्लो कर करके अच्छे से ड्राई कर दो, सुखा दो। फिर एक और बार सैंपल को लो और फिर से यहां पे एक स्पॉट लगाओ, फिर ड्राई कर दो। एक और बार सैंपल को लो, फिर से, मतलब अच्छे से आपको लोडिंग करनी है कि अच्छा खासा सैंपल मेरा यहां लग जाए। ये वही ब्लैक इंक है जिसको मुझे सेपरेट करना है। ठीक है, अब इसमें मैंने लगा दिया, इसको ड्राई होने दिया। ओके, और ये एरिया में, ये मैंने लेंथ इसकी कितनी, इतना स्पेस का कितनी लिया है? ये 2 सेंटीमीटर की मैंने स्पेस ले रखी है। ओके, अब क्या हुआ कि जो ये कंटेनर, जो यहां पे बीच में मैंने एक स्पॉट लगाया हुआ है, जो बीच में स्पॉट लगाया हुआ है, इस क्रोमैटोग्राफी पेपर को मैं एक क्रोमैटोग्राफिक चेंबर लूंगा। ये कांच का बना होता है। ठीक है, ये एक चेंबर है, क्रोमैटोग्राफिक चेंबर। इसमें मैंने अंदर भरा वाटर, इसमें मैंने भरा क्या? वाटर, पानी भर दिया मैंने अंदर, और इस पेपर को मैंने इसमें डिप कर दिया। पर कितना डिप किया? सिर्फ नीचे की टिप डिप करी, ताकि वो जो मेरा 2 सेंटीमीटर मैंने स्पेस छोड़ा था और मेरा जो स्पॉट है वो पानी के ऊपर होना चाहिए, पानी से टच नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना क्या होगा, धीरे धीरे करके जो ये वाटर है नीचे, ये पूरा वाटर है। ओके, अब धीरे धीरे करके
ये वाटर जो है ये ऊपर राइज होना शुरू होगा, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा, अब्सॉर्ब होगा ना पेपर में, तो पेपर में जैसे ही पानी अब्सॉर्ब होगा धीरे धीरे स्पॉट पे पहुंचेगा। अब इस स्पॉट, अब ये जो स्पॉट है इसमें है क्या, इंक है, और इंक पानी में आराम से डिसॉल्व होती है। तो जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा पेपर पे, वैसे वैसे वो इंक के कंपोनेंट्स को भी लेके ऊपर चढ़ेगा, इंक के कंपोनेंट्स को भी वो लेके धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। अब इंक के कंपोनेंट्स क्या है, रेड और ब्लू, तो उनको लेके ऊपर चढ़ा। धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि रेड कलर जो है वो आने लगा, वापस से दिखने लगा, रेड कलर इस तरीके से अलग से दिखने लगा, और जो ब्लू कलर है वो अभी भी ऊपर चलता चला जा रहा है और वो अलग सेपरेट हो गया। इस तरीके से रेड और ब्लू जो है वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने पानी तो कॉमन इस्तेमाल किया था, वाटर तो मैंने यूज किया था जो रेड और ब्लू दोनों के लिए बराबर था, बट वाटर की ज्यादा अच्छी दोस्ती है ब्लू कलर से। वाटर की ज्यादा अच्छी दोस्ती है, ये एरो इसलिए मोटा बनाया है कि ये दिखाएं कि पानी की ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है ब्लू से, मतलब वाटर के पार्टिकल्स ब्लू कलर के पार्टिकल्स को ज्यादा अच्छे से पकड़ते हैं, ठीक है। और वाटर की थोड़ी सी कमजोर दोस्ती है किसके साथ, रेड कलर के साथ, और वाटर की थोड़ी सी कमजोर दोस्ती है रेड कलर के साथ। तो रेड को भी उसने ऊपर तो उठाया, बट उतना नहीं उठाया जितना ब्लू को। तो अब रेड के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल से उतना अच्छा सा अटैच नहीं होते, और ब्लू वाले जो हैं वो बड़े अच्छे अटैच हो जाते हैं। तो ब्लू कलर वाटर के साथ देर तक चलता गया, और जो रेड वाला था वो देर तक नहीं चल पाया, वो बीच में अटक गया। इसी के कारण रेड यहीं तक और ब्लू आगे चल गया, और दोनों सेपरेट हो गए। सो यही मेथड जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है कि जैसे मैंने सॉल्वेंट ले लिया वाटर, ये मेरा सॉल्वेंट है ना। अब इसमें मैंने एक डाला ए सॉल्यूट, एक डाला बी सॉल्यूट, तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूट्स विच डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। अदरवाइज आप अलग नहीं कर सकते, बट दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूट्स विच डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूट्स को अलग करना जो एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं। हमने बड़े आसानी से इनको इस मेथड से, मेरे क्रोमैटोग्राफी से अलग कर दिया। ओके, सो दिस इज क्रोमैटोग्राफी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां दो तीन टर्म्स की बात आती है। तो ये जो लाइन होती है, जो यहां पे मैंने डॉट बनाया था, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके, ये जो मैंने यहां पे ये था, ये मेरा लोडिंग स्पॉट है। ये क्या है, लोडिंग स्पॉट। अब जो पेपर है, क्रोमैटोग्राफिक पेपर है, तो क्रोमैटोग्राफिक पेपर को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज ऐसा पार्ट जो रुका हुआ हो। अब पेपर थोड़ी ना मूव करता है, पेपर तो वहीं रुका होता है। मूव कौन करता है, पानी मूव करता है, पानी पेपर के ऊपर चढ़ के अब्सॉर्ब होता है। तो पेपर हो गया स्टेशनरी फेज, मतलब रुका हुआ फेज। और वाटर मेरा क्या हो गया, ये जो वाटर है दिस इज मोबाइल फेज, ठीक है, जिसको आप लोग मोबाइल भी बोलते होगे, बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन है मोबाइल। सो इसे हम बोलते हैं मोबाइल फेज, मूव होने वाला फेज। तो ये मूव होने वाला फेज और ये स्टेशनरी फेज। अब आप अगर इनकी बात करो, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज से, तो मोबाइल फेज पानी है, पानी की दोस्ती ब्लू से अच्छी है, तो मोबाइल फेज की दोस्ती ब्लू से अच्छी है, और स्टेशनरी फेज पेपर की दोस्ती रेड से अच्छी है। तो पेपर की दोस्ती रेड से अच्छी है, तो वो रेड को रोकता है पेपर अपने पास, और पेपर ब्लू को जाने देता है, और पानी रेड को छोड़ देता है, क्योंकि वो बोलता है भाई तुम्हारी दोस्ती स्टेशनरी फेज से ज्यादा अच्छी है, तो मैं ब्लू के साथ जाऊंगा। तो वाटर जो है वो ब्लू को ऊपर राइज अप करा देता है, जिसके कारण कलर्स सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज क्रोमैटोग्राफी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर, इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल्स। डाई को भी वो अपने साथ ऊपर लेके चलता है। अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स
द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जिसका पानी में सोल्यूबिलिटी अच्छी हो, राइजेस फास्टर, इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, जिसकी वाटर से दोस्ती अच्छी वो जल्दी ऊपर बढ़ता है और दूसरा नीचे रह जाता है, इसी कारण सेपरेट हो जाते हैं कलर्स। नेक्स्ट, this process of separation of components of a mixture is known as chromatography, इसे chromatography बोलते हैं। chroma means color, chroma means होता है color ग्रीक में। this technique was first used for separation of colors, so this name was given, इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि सबसे पहली बार इसमें प्लांट के जो कलर्स होते हैं ना, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लांट पिगमेंट्स, तो सबसे पहली बार प्लांट के पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज हुई थी, इस कारण से इसको पिगमेंट मतलब कलर होता है, इसी नाम कलर के ही नाम से क्रोमैटोग्राफी से नाम पड़ा। ओके, क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये हमारा स्टार पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके एप्लीकेशंस, कलर्स इन अ डाई, कहां कहां यूज कर सकते हो इसको? डाई में से कलर्स को सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, कि भाई नेचुरल कलर मैंने प्लांट से निकाला, अब उसमें कितने तरह के और कलर्स मिल रहे हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर किसी पेशेंट को या किसी क्रिमिनल के ब्लड में से हमें ड्रग्स निकालने हैं कि कौन कौन से ड्रग्स इसकी बॉडी में मिल रहे हैं, तो जो फोरेंसिक्स वाले होते हैं वो क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक यूज करते हैं ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट आउट करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स? अब अभी तक तो हमने इमिसेबल लिक्विड्स देखे, अब आ गए मिसेबल लिक्विड्स। मिसेबल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स जो आपस में साथ में मिक्स हो जाते हो। ठीक है, सामने आपके अपैरेटस पूरा सेटअप है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। यहां पे एक है एसीटोन और एक है वाटर। ठीक है, तो चलो ए को हम बोल देते हैं ये एसीटोन है और जो बी है वो वाटर है। एसीटोन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है। ठीक है, वो वाटर से कम होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यही हमें बेनिफिट देगा इस मिक्सचर को अलग करने के लिए। तो मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, इसमें मैंने एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले लिया। अब देखो, ऊपर थर्मामीटर लगाया हुआ है और यहां पे मैंने एक साइड से डिलीवरी ट्यूब डाली। इस डिलीवरी ट्यूब से मेरा कंडेंसर कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। ये जो एक मशीन जैसा कि ग्लास का एक स्ट्रक्चर है, इसको कंडेंसर बोलते हैं। इसमें एक साइड से ठंडा पानी अंदर जा रहा होता है, ये साइड में, और यहीं से ठंडा पानी निकल के बाहर आ रहा होता है। बीच की ट्यूब में पानी नहीं जाता, बीच की ट्यूब तो ऐसी है, उसके चारों तरफ इस तरीके से कंडेंसर लगा है। तो ये बीच की ट्यूब है, ये बीच की ट्यूब है जो हॉलो है, और बाकी चारों तरफ से उसमें कंडेंसर लगा हुआ है। तो कंडेंसर का काम है ठंडा रखना उस ट्यूब को। तो अब क्या होगा, वेपर्स यहां से निकलेंगे। सबसे पहले किसके वेपर निकलेंगे? एसीटोन के, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो क्या होगा, पहले इसके बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, टेम्परेचर पहुंच जाएगा इसका, तो इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके वेपर बन के यहां पहुंचेंगे, यहां से खाली स्पेस दिखेगी तो वेपर यहां आएंगे। अब जैसे ही वेपर यहां ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो वेपर लिक्विड बन जाएंगे, और लिक्विड बन के वो सीधा इस ट्यूब के थ्रू अलग आके कलेक्ट हो जाएगा। और जो मेरा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी तक आया नहीं है, तो वो यहीं के यहीं रह जाएगा। एसीटोन निकल के चला गया, वाटर यहीं रह गया, तो वाटर यहीं, एसीटोन गया, हो गया सेपरेशन। यही तो करना था। किसके बेसिस पे सेपरेशन किया? बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। इस तरीके से आप मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, इस टेक्निक को डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। एक सिंपल सी डिस्टिलेशन टेक्निक है, ये हमने यहां पे यूज करी। अब इसका एक एडवांस्ड वर्जन आता है। एसिड और वाटर के बीच में जो डिफरेंस था ना इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस था वो 25 केल्विन से ज्यादा था। 25 केल्विन से ज्यादा डिफरेंस था। जैसे एक का बॉइलिंग, फॉर एग्जांपल एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है तो दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 130 या 135 या 150 या 160 या 180 या 200 ऐसा है। तो 100 पहले आ जाएगा, 100 वाला बॉईल हो जाएगा, बाद में 120, 130, 140, 150 वाला आएगा। तो 25 केल्विन से ज्यादा अगर डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में,
तो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज होती है, इसे सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक बोलते हैं, ये यूज होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका डेफिनेशन कि डिस्टिलेशन क्या होता है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स। ये ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करता है जो दोनों आपस में बड़े अच्छे से मिक्स हुए हैं, ठीक है। एंड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, और वो ऐसे लिक्विड्स होने चाहिए जिनको अगर आप बॉयल करो तो वो डिकम्पोज ना हो, मतलब खराब ना हो जाए, ठीक है। एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो तभी आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसी का जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी ना सिंपल डिस्टिलेशन, उसका थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म आता है। एक एडवांस्ड फॉर्म है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप देखो यहां पे भी राउंड बॉटम फ्लास्क है, वही डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहां पे भी वही कंडेंसर है, यहां पे भी बीकर है, बस एक एक्स्ट्रा चीज जो यहां लग गई है वो है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अलग से लग गया। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है? पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोसेस इसलिए यूज होती है क्योंकि जो हमारे दो कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से भी कम है, वो 25 केल्विन से कम है। अब कम डिफरेंस है तो जैसे ही एक लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू होगा, दूसरे वाले का डिफरेंस कम है, दूसरा वाला भी पीछे से शुरू हो जाएगा ऊपर आना, तो हो गई दिक्कत यहां पे। अब हम चाह रहे हैं सेपरेट करना, मगर दोनों के वेपर साथ में आ रहे हैं, तो ये हो गई दिक्कत। अब क्या किया जाए? इसीलिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहां लगाया है कि अब ये हमारी मदद करेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसे मदद करता है, चलिए वो देखते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है उसमें ग्लास के बीड्स डले होते हैं, इसका मतलब दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ओके। अब इसमें हमने ग्लास के बीड्स, मतलब कांच के वो जो अपने कंचे होते हैं ना, वो जैसे उसके जैसे यहां पे हमने बहुत सारे डाल के रखे हुए हैं ऐसे, ओके। और ये देखिए यहां से वो थोड़ा सा ओपन होता है और ये ऐसे गया होता है, ठीक है, जो ये गया हुआ है। अब इन ग्लास बीड्स का काम क्या है? ग्लास बीड्स का जो लोअर सरफेस होता है ना, मतलब ये ग्लास बीड है, तो इसका जो ये लोअर सरफेस होता है ना, ये कंडेंसेशन का काम करता है, मतलब कंडेंसेशन में मदद करता है। अब एक चीज देखो, ए और बी दो लिक्विड्स हैं, इसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, बी का आने वाला है, बट डिफरेंस इतना कम है कि बी के भी वेपर्स थोड़े थोड़े इवेपोरेट होने लगे, वेपराइज नहीं हो रहे हैं, इवेपोरेट होने लगे। तो ए तो ऊपर पहुंचा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी होगी, वैसे ही एनर्जी होगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। तो ए तो बड़ी तेजी से सबको क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा, मतलब जो ए है वो इस तरीके से सबको क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। बट जो बी होगा, ठीक है, जो हमारा बी है, उसके सिर्फ इवेपोरेशन शुरू हुआ है, मतलब पार्टिकल्स में अभी एनर्जी नहीं है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है, बट बॉइलिंग पॉइंट से पहले धीरे धीरे वो इवेपोरेट होने लग गया। तो जो बी होगा वो ऊपर चढ़ना शुरू होगा, बट जैसे ही वो इन बीड्स से टकराएगा, बीड्स तो ठंडे हैं, गर्म तो यहां है, ठंडा है ये बीड्स, तो बीड्स के बेस पे इसका कंडेंसेशन होगा, मतलब वेपर लिक्विड बनेंगे और यहां से टकरा के वो वापस नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, बी ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, जब तक बी वाला बेचारा ऊपर जाके नीचे आएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, तब तक ए वाला यहां से क्रॉस करके, ए वाला यहां से इसको क्रॉस करके आगे बढ़ के कलेक्ट हो चुका होगा, और हमारा बी वाला अभी भी ऊपर जाके कंडेंस होके फिर नीचे आ रहा है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, इसलिए उसके पार्टिकल्स में जो वेपर बन रहे हैं उनमें एनर्जी नहीं है ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड्स जो मिक्स हो गए आपस में और जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से भी कम डिफरेंस हो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है और वहां हमें हेल्प करता है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल डिस्टिलेशन जैसी है, यहां पे वेपर आएगा, यहां ठंडा होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहां कलेक्ट हो जाएगा, और दूसरा वाला बेचारा अभी भी ऊपर जाके नीचे आ रहा है,
ठीक है। सो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अब देखिए, a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractionating column is a tube packed with glass, एक मिनट देखिए, it is a tube which is packed with glass beads. ग्लास की बीड से ये पैक किया हुआ है. द बीड्स प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस. वेपर्स को कूल करके कंडेंस करना, कूल करके कंडेंस करना, इसमें ये हमें हेल्प करता है. ठीक है. और यहां एग्जाम्पल क्या है जिनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, वो क्या है? एयर को आप हवा जो है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो. ठीक है. पेट्रोलियम को, या आपने छोटी क्लासेस में एक चैप्टर आया था कोल एंड पेट्रोलियम, वहां पे पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा एलपीजी होता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम जेली, इन चीजों को कैसे अलग कर सकते हो? वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को. ठीक है. सो यहां पे हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कंप्लीट. ठीक है. अब चलिए आगे देखते हैं. चलिए, सो अब हम देखते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. हवा में से अलग अलग गैसेस को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है. तो यहां पे एक एनसीईआरटी का ही हमारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें एक प्रोसेस को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एयर है, उसको हमने कंप्रेस किया और कूल किया. कंप्रेस किया मतलब प्रेशर डाला, और ठंडा किया, कूल किया. कंप्रेस और कूल क्यों किया? अकेले कंप्रेशन से काम नहीं होता, आपको थोड़ा सा टेम्परेचर भी गिराना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए. जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उनको पास करना आसान रहेगा. ओके. सो इसीलिए कंप्रेस और कूल किया हमने, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर कम कर दिया. ओके. बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. इससे क्या हुआ? हमारी जो एयर है वो लिक्विड एयर बन गई. हमने ये चीज पढ़ी हुई है, गैस के ऊपर अगर आप टेम्परेचर कम कर दो तो वो लिक्विड बन जाता है, या प्रेशर बढ़ा दो तो भी वो लिक्विड बन जाता है ना. तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का असर कुछ इस तरीके से होता है. गैस को हमें लिक्विड बनाना है, हमने ये चीजें करके लिक्विड बना दिया. अब नेक्स्ट, धीरे धीरे एयर को वार्म करना शुरू करो. अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम है उसमें धीरे धीरे एयर को वार्म करना शुरू करो. अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स की जो गैसेस हैं वो अलग अलग अपने टेम्परेचर्स पे इवेपोरेट होंगी, वेपराइज होंगी, गैस फॉर्म में वापस आएंगी. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स. तो जो गैसेस है वो अलग अलग हाइट्स पे सेपरेट हो जाती हैं. जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया, जल्दी आ गया, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो पहले वेपराइज हो जाएगी, गैस फॉर्म हो जाएगा. वेपराइज तो हम उसको बोलते हैं जो लिक्विड था और अब वेपर बना. गैस को तो हम सीधा बोलेंगे कि भाई वो गैस में कन्वर्ट हो गया. और अभी जो लिक्विड गैस थी जिसका अब बॉइलिंग पॉइंट आया है, तो ऊपर वाली पहले आई, मतलब कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट था वो पहले गई, फिर उससे थोड़ा ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट था फिर वो गया, फिर जिसका थोड़ा सा और बॉइलिंग पॉइंट था फिर वो आई. तो सबसे ऊपर जो गैस कलेक्ट होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, उससे नीचे जो गैस कलेक्ट होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, फिर उससे नीचे जो और होती है उसका और ज्यादा होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे अलग अलग हाइट्स पे गैस जो है वो कलेक्ट हो जाती है. अब यहां देखिए, बॉइलिंग पॉइंट -183 ऑक्सीजन, -186 आर्गन एंड -196 नाइट्रोजन. तो सबसे पहले कौन सी होगी? नाइट्रोजन होगी. उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, देखिए -196. तो -196 जो है वो सबसे कम है, ये पहले वेपराइज होगी. उसके बाद -186 और फिर -183 ऑक्सीजन लास्ट में. तो ये इसके अलग अलग हमारे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट्स. तो बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे एयर जो है वो सेपरेट हो जाती है. अब इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, आगे हम उसको देखेंगे. देखिए, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, आप उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नेक्स्ट, if we want oxygen gas from air,
वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अगर हमें ऑक्सीजन निकालनी है हवा में से तो बाकी गैसेस को अलग करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को अलग तभी कर पाएंगे ना जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए हम उनको वापस से वही सारी गैसेस को लिक्विड करेंगे, फिर लिक्विड से हल्का हल्का गर्म करेंगे, वार्म करने के बाद फिर कहीं जाके वो वापस से अलग मतलब गैस सेपरेट हो पाएगी। तो हमें ऑक्सीजन अलग चाहिए, अब कहां से ऑक्सीजन लाएंगे? बना तो सकते नहीं, तो हमें ऑक्सीजन हम अपनी नेचर से ही निकालेंगे ना। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन को बाकी गैसेस को सेपरेट करके ऑक्सीजन को निकाल सकते हो। Next, the air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air। ये हम पढ़ चुके हैं कि पहले आप एयर पे प्रेशर लगाओ और फिर उसको ठंडा कर दो। तो उससे क्या होगा? प्रेशर लगने से, ठंडा होने से पार्टिकल्स पास आ जाएंगे और जो हमारी गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड एयर में। ओके, नेक्स्ट, this liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column where gases get separated at different heights depending upon their boiling point। मैंने यही बोला था boiling point वाला केस। तो गैसेस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से अलग अलग हाइट्स पे सेपरेट हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया हमारा एक बड़ा शानदार सा डायग्राम। इस डायग्राम को पूरा अच्छे से समझना। देखिए, यहां से सबसे पहले यहां से शुरुआत हो रही है। देखिए, यहां एक फिल्टर लगा हुआ है। ये जो फिल्टर है वो बाहर से हवा को अंदर आने देता है। देखो यहां लिखा भी हुआ है एयर इन, यहां लिखा हुआ है एयर इन। तो बाहर से हवा अंदर आई इस अपैरेटस में, बीच में फिल्टर लगा हुआ था। जब फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर क्या करेगा? गंदगी को बाहर, डस्ट वगैरह सबको बाहर रख देगा और सिर्फ हवा को अंदर आने देगा, जो गैस है उसको अंदर आने देगा। तो एयर अंदर आ गई। अब जैसे ही एयर ऊपर बढ़ी, एयर को हमने प्रेशर डाला, हमने एयर पे प्रेशर डाला। तो देखो लिखा भी हुआ है एयर अंडर प्रेशर। हमने यहां पे एयर को प्रेशर डाला। ये प्रेशराइज्ड एयर जैसे ही आगे बढ़ेगी क्या होगा? ये देखो, वाटर आउट और वाटर इन। क्या लिखा हुआ है? देखिए, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन। तो ठंडा पानी मैंने इसके थ्रू डाला और ये ऐसा घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां से हमारी हवा अंदर गई। ये ठंडा पानी जो था, जैसे ही इसके कांटेक्ट में हवा आएगी, हवा एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? प्रेशर तो ऑलरेडी डाल दिया है, अब बस टेम्परेचर कम करने की देरी है। टेम्परेचर जैसे ही कम किया, ये मेरी लिक्विड एयर देखो यहां पे कलेक्ट हो गई। अगर आपको दिख भी रहा हो तो ये भरी हुई लिक्विड एयर। यहां से लिक्विड एयर को हम आगे भेजेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहां देखो क्या लिखा है? कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, ठंडी प्रेशर डाली हुई हवा। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहां से आगे बढ़ते हुए आई। यहां देखो लगा हुआ है सेपरेटर। अब एक गैस ऐसी है जो सॉलिड से गैस से सीधा सॉलिड बनती है और वो है हमारी CO2, ड्राई आइस। यहां पे सेपरेटर लगी है छन्नी टाइप की। लिक्विड एयर तो यहां से निकल के, छन के निकल के अलग चली जाएगी, बट जो सॉलिड CO2 है वो यही छन्नी में अटक के और उसके पीसेस यहां से अलग हो जाएंगे, उसके पीसेस यहां से अलग हो जाएंगे। देखो लिखा भी हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। बाकी जो लिक्विड एयर थी वो यहां से आगे की तरफ बढ़ी। ठीक है, बाकी वो जो लिक्विड एयर थी वो यहां से आगे की तरफ बढ़ी। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंशन जेट। हमने क्या किया? एकदम से एयर के ऊपर प्रेशर रिड्यूस कर दिया। मैंने जैसे ही, अभी जो प्रेशराइज्ड थी वो लिक्विड फॉर्म में एयर थी, तो वो लिक्विड फॉर्म में जो एयर है, जैसे ही उसके ऊपर से हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, वो बैठी इसीलिए थी कि फट से गैस बने। तो जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करोगे, एक्सपैंड करोगे एयर को, तो क्या होगा? सबसे पहले कौन जाने वाला था? नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बन के उड़ेगी। तो ये देखो, सबसे पहले जिसका आया है यहां पे वो आया है नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन आई सबसे टॉप पे, फिर धीरे से बाद में आई आर्गन। CO2 सेपरेट हो गई, नाइट्रोजन ऊपर आ गई टॉप से, जिसको मैं यहां से कलेक्ट कर लूंगा अलग। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। दूसरा आता है आर्गन। आर्गन क्या हुआ? अब यहां से मैंने आर्गन को अलग कर लिया, आर्गन अलग हो गया एक अलग कंटेनर में। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था तो उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑक्सीजन एज इट इज लिक्विड फॉर्म में ये कलेक्ट हो गई एक अलग कंटेनर में।
अब एक बार इसको देखो, एक बार में कई बार ऐसा होता है समझ नहीं आता, तो फिर से एक बार इस वीडियो को आप थोड़ा सा बैक जाके और फिर से ये पूरी प्रोसेस सुने, समझ आ जाएगा। और लिक्विड ऑक्सीजन फाइनली यहां पे आके मिल गई। अब ये लिक्विड ऑक्सीजन आप यूज कर लो, नाइट्रोजन जो आई है यहां से वो अलग यूज कर लो, और आर्गन को आप अलग यूज कर लो, जैसा चाहो, और CO2 आपको वैसे ही अलग मिल गई। ओके, सो दिस इज हाउ यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इस तरीके से आप अलग अलग गैसेस को एयर से सेपरेट कर सकते हो। समझ आ गया? ओके, अब आता है नया टॉपिक, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ये पूरी स्लाइड खाली रखी हुई है। ठीक है, तो ये स्लाइड पे अब हम बनाने के बाद साथ साथ में प्रोसेस समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया यहां पे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, या थोड़ा सा क्यों, हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट ले लिया, अच्छा खासा कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, चलो कॉपर सल्फेट रख देते हैं। यहां पे ब्लू कलर का होता है, तो मैंने यहां पे ब्लू कलर का उसको कॉपर सल्फेट को बना दिया। ये हमारा कॉपर सल्फेट है। ठीक है भाई, ये कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का। मैंने क्या किया, एक चाइना डिश ली, मैंने ली एक चाइना डिश, ये ले ली। चाइना डिश में मैंने भरा पानी, इतना पानी भर दिया, ऊपर तक पानी भर रखा है मैंने, ये दिख रहा है पानी ऊपर है ना, इतना मैंने पानी भर रखा है। अब इतने पानी में मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट डालना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट, थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट, थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट करके हम डालते गए। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे सैचुरेट हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, मतलब नो मोर कॉपर सल्फेट कैन बी डिसॉल्व्ड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पहुंच चुका होगा, वो लिमिट पहुंच चुकी होगी, उससे ज्यादा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या किया, अब हमने सोचा कि नहीं यार, अभी तो हमें नहीं रुकना, हम इसको पूरा ही यूज कर, मतलब पूरा कॉपर सल्फेट डालेंगे इसमें। और तो मैंने क्या किया, नीचे लगाया एक बर्नर। ओके, ये मैंने एक बर्नर लगाया, बर्नर में हम लोग चलो फ्लेम जला देते हैं, ये बर्नर में फ्लेम जल गई। ठीक है, ये लो, ये बर्नर पे हमने फ्लेम जलाई। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हीट करना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, गर्म करना शुरू करोगे तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आएगी, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आएगी तो और कॉपर सल्फेट डाल पाओगे। तो मैंने और कॉपर सल्फेट डालना शुरू किया, धीरे 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 करके। इससे क्या हुआ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, और मैंने डिसॉल्व कर दिया कॉपर सल्फेट। अब आप क्या करोगे, इस पानी को आप, एक मिनट, इस पानी के लेवल को आप आधा हो जाने दो, सिर्फ आधा, सिर्फ इतना भरे रहने दो। पहले ऊपर तक भरा हुआ था, हमने उसको तब तक हीट किया जब तक कि वो पानी का जो मतलब अमाउंट है वो हाफ नहीं हो गया, वो आधा हो गया आधा। अब हमने क्या किया, टोंग्स से पकड़ के, ये टोंग्स हैं, ओके, ये टोंग्स हैं, मैंने टोंग्स से पकड़ के इस चाइना डिश के अंदर जितना भी था उसको कहां डाला, ये एक फनल लिया, उसके अंदर लगाया एक फिल्टर पेपर, उसके अंदर लगाया एक फिल्टर पेपर, और इसके कंटेंट को मैंने इसके थ्रू डाल दिया, और नीचे रखा हुआ है मैंने एक बीकर। तो अब क्या होगा, ये इसके थ्रू जब सॉल्यूशन जाएगा तो साफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, जो कि कौन से कलर का है, ब्लू कलर का, साफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये साफ सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा, और जितनी गंदगी थी वो सारी गंदगी यहीं अटक जाएगी ऊपर। जितना भी डस्ट था, इंप्योरिटीज थी, वो सब ऊपर अटक गई। जो इनसॉल्यूबल थी, सॉल्यूबल की बात नहीं कर रहे, इनसॉल्यूबल, वो सब ऊपर अटक गई, और साफ सुथरा कॉपर सल्फेट नीचे आ गया। अब
इसको मैं ट्रांसफर कर दूं एक और चाइना डिश में, एक और चाइना डिश में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें इतना सोल्यूशन बचा, क्या बचा भाई, इतना सोल्यूशन बचा। अब इस सोल्यूशन को आप ओवरनाइट छोड़ दो, ओवरनाइट मतलब रात भर के लिए छोड़ दो। सुबह जब आप देखोगे तो इस चाइना डिश में क्रिस्टल्स बन चुके होंगे। ओके, इस चाइना डिश में क्रिस्टल्स बन चुके होंगे, मतलब क्या हुआ, मैंने सुपर सैचुरेटेड बना दिया ना सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड को जब आप ठंडा करते हो, याद ध्यान से सुनना, जब आप सुपर सैचुरेटेड को ठंडा करते हो तो क्या होता है, जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट गया हुआ है ना, वो पूरा सॉल्यूट निकल के प्योर फॉर्म में वापस आ जाता है। क्योंकि क्या हुआ, प्योर फॉर्म इम्प्योर फॉर्म बात की बात है, बट वो पूरा सॉल्यूट निकल के वापस एक्स्ट्रा सॉल्यूट बाहर आ जाता है। सो ये क्या हुआ हमारा, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स के फॉर्म में मुझे कॉपर सल्फेट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अल्कोहल इसमें डालूंगा, इसको रिंस करूंगा और ऊपर का वो अल्कोहल फेंक दूंगा, क्रिस्टल्स मुझे साफ सुथरे चमकदार क्रिस्टल मिल गए। तो दिस इज हाउ यू कैन obtain a pure copper sulfate from an impure sample। किस तरीके से आप कॉपर सल्फेट प्योर को obtain कर सकते हो impure sample से। हो सकता है इसमें बहुत सारी गंदगी हो सकता है इसमें बहुत सारी गंदगी हो इस तरीके से। तो ये जितनी भी गंदगी थी वो इसमें सब अटक गई, सब इसमें अटक गई, साफ सुथरा नीचे आ गया, उसका मैंने क्रिस्टलाइजेशन कर लिया, क्रिस्टल के फॉर्म में मुझे पूरा सब्सटेंस ऑब्टेन हो गया। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमारा इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन होता है कंप्लीट। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used। अब जैसे समुद्र का पानी है, उसमें तो जो नमक मिलता है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, तो आप उसको कैसे साफ कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। पहले पानी में खूब सारे डिसॉल्व करो, फिर पानी को हाफ कर दो हीट कर करके, पानी को उड़ जाने दो, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर लो, मिल गया हमें हमारा प्योर सॉल्ट। ओके, अब आगे, crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution। एक solution में से प्योर फॉर्म में अगर आप किसी सॉलिड को ऑब्टेन करो उसके क्रिस्टल्स के रूप में, तो उसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो सिंपल इवेपोरेशन से बेटर होती है। जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो सिंपल इवेपोरेशन से बेटर होती है। क्यों? इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन तो एक ही चीज है भाई, पानी इवेपोरेट हो रहा है तभी तो नीचे बच रहा है। मैंने इतनी मेहनत क्रिस्टलाइजेशन के लिए की, मैं सिंपल से नमक को पानी में घोल के इवेपोरेट करके और नमक ऑब्टेन हो जाता और पानी उड़ जाता। क्यों क्रिस्टलाइजेशन में इतनी मेहनत करी? अब देखिए कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं अगर आप उन्हें डायरेक्ट हीट करते रहो। अब अगर आपको इवेपोरेशन करना है तो आपको आखिरी बूंद पानी का जब तक उड़ नहीं जाता जब तक हीट करना पड़ेगा, तभी तो उसको इवेपोरेशन माना जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन तो होता है थोड़ा सा गर्म करो उसके बाद रख दो, बट इवेपोरेशन क्या होता है कि आप वो लिक्विड को उड़ने दो, वो लिक्विड निकल के चला गया, नीचे सॉलिड रह गया, अब वो इवेपोरेट हो गया, नीचे क्रिस्टल्स मिल गए। क्रिस्टलाइजेशन ये होता है। अब इवेपोरेशन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि कभी कभी आप अगर ड्राइनेस तक हीट कर दो, ड्राइनेस समझते हो क्या होता है? ड्राइनेस का मतलब, ड्राइनेस तक हीट करने का मतलब समझते हो क्या होता है? आपने इतना हीट किया कि जब तक वो अंदर लिक्विड जो था वो जब तक सूख नहीं गया, जब तक हम हीट करते गए, तो इसको बोलते हैं हीटिंग टिल ड्राइनेस, कि आप तब तक हीट कर रहे हो जब तक वो सूख नहीं जाता। ओके, सो सम इंप्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। कुछ इंप्योरिटीज ऐसी हैं जो सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन के बाद भी रह जाती हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऑन इवेपोरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड। अब इवेपोरेशन के बाद ये चीजें हमें सॉलिड को हमारे खराब करेंगी। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? हमने एक चाइना डिश ली, उसमें लिक्विड भरा, अब वो लिक्विड इवेपोरेट होने लगा और सॉलिड सॉलिड नीचे जमने लगा। अब जो लिक्विड में गंदगी थी वो तो सॉलिड के ऊपर ही बैठेगी, कहां जाएगी? और सॉलिड के ऊपर ही बैठेगी। ये इवेपोरेशन की प्रॉब्लम है। क्रिस्टलाइजेशन में तो हम उसको फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद उसको ओवरनाइट छोड़ते हैं क्रिस्टल बनने के लिए। इसमें तो क्या कर रहे हैं, सीधा या तो उबाल के पूरा पानी खत्म कर दो या उसको हीट करो इतना कि वो इवेपोरेट हो जाए और उसकी गंदगी वहीं सॉल्ट के ऊपर ही बैठ जाए, जो नीचे जम रहा है उसके ऊपर बैठ जाए। इसलिए ये चीजें हम नहीं करते और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखते हैं हम इसके एप्लीकेशंस कि ये हमारा जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का ये कहां कहां पे यूज होता है। सबसे पहला आता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से जो हम नमक निकालते हैं उसके प्योरिफिकेशन में यही प्रोसेस यूज होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एलम आपको पता है क्या होता है? दिस इज फिटकरी, किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाती है फिटकरी। ये एलम है, एल्यूमिनियम का एक सॉल्ट है। इसके प्योर क्रिस्टल्स आप गंदे सैंपल में से प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हो। Thus, by choosing one of the above methods according to this nature of the components of a mixture, we get a pure substance. अब ये एक separate point है, okay? This is a separate point. ये जो point है हमारा, ये एक सेपरेट पॉइंट है। देखिए कि अब जितने भी यहां पे हमारी सेपरेशन टेक्निक्स एक्चुअली खत्म हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन लास्ट था, तो क्रिस्टलाइजेशन के खत्म होने के साथ ही अब हम ये बताते हैं कि ऊपर जितने भी हमने अभी तक पढ़े उनमें से कोई भी एक को यूज करके आप किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो। मतलब उन प्रोसेसेस में से किसी भी एक प्रोसेस को यूज करके आप सब्सटेंसेस को, मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। यह स्टेटमेंट लास्ट वाला हमारा बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ओके, कि भाई जो ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहां पे पानी साफ होता है फिर आपको मिलता है आपके घरों में, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। बहुत इजी प्रोसेस है, चलिए शुरू से जल्दी से बता देता हूं। देखिए सबसे पहले ये है हमारा रिजर्वायर जहां पे पानी जमा है। कोई तालाब हो सकता है, कोई डैम हो सकता है। ओके, तो रिजर्वायर से पानी को भेजा गया कहां पे? सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को भर के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है? पानी में जितनी भी गंदगी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। इस तरीके से पूरी गंदगी नीचे सेटल हो जाती है, तो इसलिए नाम रखा गया है सेडिमेंटेशन टैंक। मतलब गंदगी को नीचे सेटल होने देना, जो हैवी सॉलिड पार्टिकल्स आ गए हैं पानी के साथ उनको नीचे सेटल होने देना। देखो लिखा है टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। अब यहां पे ये काम होने के बाद हमारा पानी आगे बढ़ा। नेक्स्ट आता है लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में हम क्या करते हैं? एक केमिकल डालते हैं जिसका नाम होता है एलम। इसका नाम क्या है? एलम। ये अब भी जस्ट पीछे स्लाइड में हमने पढ़ा फिटकरी। ये पानी को साफ करने में मदद करती है। तो क्या किया हमने? उसमें फिटकरी डाल दी पानी में। जैसे ही आपने फिटकरी डाली, फिटकरी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंटेनर है, ये उसके अंदर के, ये उसमें पानी भरा हुआ है। अब ये जो है ये उसमें वो पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड तो है बट वो इतने हल्के हैं कि वो बैठ नहीं रहे नीचे, वरना यहीं पे भारी पार्टिकल्स तो बैठ गए थे। ये पार्टिकल्स सस्पेंडेड है अभी भी पानी में, ये बैठ नहीं रहे, ये डूब नहीं रहे, कहीं ना कहीं बीच बीच में पानी में सस्पेंडेड है। तो अब हम क्या करेंगे? इन पार्टिकल्स को नीचे सेटल कराने के लिए एलम डालेंगे। एलम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो यहां पहुंचते हैं और एलम के पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से गंदगी के जो पार्टिकल्स हैं, जो इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। जब एलम के पार्टिकल्स इनके इस गंदगी के पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स अभी तक हल्के थे और बैठ नहीं रहे थे, अब ये भारी हो जाएंगे और ये जैसे ही भारी होंगे ये नीचे सेटल होने लगेंगे। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब नीचे सेटल हो जाएंगे। ओके, एवरी पार्टिकल वुड सेटल डाउन। इसलिए इसका नाम रखा गया लोडिंग टैंक, क्योंकि हमने क्या किया? वो गंदगी के पार्टिकल्स को लोड करा दिया। लोड कराना मतलब क्या होता है? सामान चढ़ा देना। तो एलम के पार्टिकल्स उनके ऊपर बैठ गए, उनको भारी किया और नीचे सेटल कर दिया। तो यहां सारी गंदगी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड मतलब अभी भी पानी में तैर रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सारी इंप्योरिटीज नीचे सेटल हो गई। ओके, वो सारी इंप्योरिटीज नीचे सेटल हो गई इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहां पे आता है फिल्ट्रेशन टैंक। अब फिल्ट्रेशन टैंक, तो फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है? पानी यहां से अंदर भेजा गया, ठीक है। अब जैसे ही पानी भेजा गया, अब यहां पे है फाइन सैंड। सबसे पहले फाइन सैंड, ओके, बिल्कुल पतली पतली। एक्चुअली पता है क्या है? एनसीईआरटी में भी जो ये डायग्राम दिया हुआ है ना, इसमें फिल्ट्रेशन टैंक में जो अंदर अंदर डालने का रास्ता था ना, वो ऐसा होना चाहिए था, यूं। ये दिस इज द सेम डायग्राम एज एन एनसीईआरटी, वो नीचे से होना चाहिए था।
अब आप देखो क्या होगा, नीचे से पहले बड़े पार्टिकल्स आएंगे, बड़े पार्टिकल्स के बीच में से पानी होके ऊपर जाएगा, फिर छोटे पार्टिकल्स आएंगे, उनके थ्रू पानी निकल के और ऊपर जाएगा, यहां सैंड आएगी, और सबसे टॉप पे बिल्कुल बारीक वाली सैंड आएगी जिसको हम लोग फाइन सैंड बोलते हैं। ये सैंड से, रेत से छनता हुआ पानी, बिल्कुल साफ पानी, और बाहर आके ऊपर कंटेनर में जमा हो जाएगा। ये कंटेनर में जमा हो गया। अब यहां से पानी आगे पहुंचेगा किसमें? क्लोरीनेशन टैंक में। समझ आया आपको क्या किया हमने? यहां से लोडिंग टैंक से पानी फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा। फिल्ट्रेशन टैंक में पानी जब इस पूरी लेयर्स के थ्रू जाएगा तो छनता हुआ, साफ होता हुआ, बारीकी से फिल्टर होता हुआ, इसलिए इसका नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। बारीकी से फिल्टर होता हुआ वो आगे पहुंचेगा क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में अब हमने गंदगी तो पूरी हटा दी, अब बचता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अभी भी बचे हुए हैं, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए हम पानी में क्लोरीन गैस की बबलिंग करा देंगे। इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीन गैस की खूब बबलिंग कराओ आप पानी में, तो इससे क्या होगा? क्लोरीनेशन हो जाएगा। और क्लोरीनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन। हमने क्लोरीन को ऐड किया पानी में, पानी में जैसे ही क्लोरीन पहुंचेगा, क्लोरीन सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा उसमें। पानी साफ हो गया। अब पानी यहां से वो ओवरहेड टैंक्स में जाएगा, वो जो टंकियां होती हैं बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटी की, उनमें जाएगा पानी, वहां से घरों में सप्लाई हो जाएगा। यहां पे डायरेक्टली उन्होंने बता दिया टू होम। इस तरीके से पानी जो है वो साफ होता है। एक डैम या रिवर या पॉन्ड या लेक, वहां से आपके घर तक कैसे पहुंचता है, ये पूरी प्रोसेस इसमें दी हुई है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फिजिकल चेंज का पहला पॉइंट, फिजिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज इन विच ओनली द फिजिकल कॉम्पोजिशन, या एक मिनट, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है उसका सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो, उसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ गया। कैसे भाई? हमारे पास आइस रखी थी, आइस से हमने वाटर बना लिया, तो क्या हुआ? आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ उसके स्टेट में चेंज आया। पहले वो सॉलिड था, वो लिक्विड है, तो अपीयरेंस में चेंज आ गया। तो इसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज में हम बोलते हैं द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। ओके, और इसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता। इस वाले में कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता। यहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। ओके, फिर सेकंड आता है जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, ये जनरली टेम्पररी चेंजेस हैं। जनरली तो टेम्पररी चेंजेस होते हैं। वही जो हमारे केमिकल चेंजेस हैं ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। ओके, दीज आर दी परमानेंट चेंजेस। अब थर्ड देखिए, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब आप इनको रिवर्स कर सकते हो, मतलब जैसे ए से बी बना तो बी से भी वापस ए बना सकते हो। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मतलब ए से बी बन के वापस ए बन सकता है, ए से बी बनने के बाद ए वापस नहीं बन सकता। दोनों चीजें हो सकती हैं। ओके, यहां पे दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। ये हमेशा ही इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल होते हैं, वो कभी रिवर्स नहीं होते। मतलब ए से बी बन गया, ओके, बट बी से ए नहीं बनेगा। वैसे ही यहां ए से बी बन गया तो बी से ए बन सकता है, और ए से बी बन गया
तो बी से ए नहीं भी बन सकता। इसमें दोनों ऑप्शन है, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ये हो गए फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो देखिए, इसका एग्जाम्पल है पहला, कटिंग ऑफ पेपर। आपने पेपर को काट दिया। ओके, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। आपने ग्लास को तोड़ दिया या फोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक, ईंट को तोड़ दो, ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक, ये भी फिजिकल चेंज है। आइस से वाटर बनना, ये भी फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काट देना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब देखते हैं कितने इसमें से फिजिकल रिवर्सिबल है, कितने इरिवर्सिबल है। सबसे पहला कटिंग ऑफ पेपर, ये इरिवर्सिबल है। आप वापस से पेपर को नहीं जोड़ सकते, तो ये इरिवर्सिबल है। एक बार पेपर कट गया अगर तो कट गया, है ना, उसको वापस आप ऐसे नहीं टेप वेप लगा के जोड़ोगे, पहले जैसा तो बना नहीं सकते। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये भी सेम वैसे ही इरिवर्सिबल है। मतलब ये जाके तो चेंज हो सकता है कि ग्लास को आप पिघला दो फिर उसके बाद ग्लास बना दो, बट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऐसे इरिवर्सिबल होता है। ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक, ये भी इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। एक बार टूट गई तो टूट गई। आइस से वाटर बनना, ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। दिस इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। आइस से वाटर, वाटर से वापस आइस बना सकते हो। कटिंग ऑफ ट्री, ये एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। तो इरिवर्सिबल, ये वाला इरिवर्सिबल, ये वाला इरिवर्सिबल, ये वाला रिवर्सिबल और फिर ये इरिवर्सिबल, इनको आप वापस से बैक टू ओरिजिनल नहीं ला सकते। फिजिकल चेंज में ये होता है, बट इनमें कोई भी एक भी जगह ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां सब्सटेंस ही चेंज हो जाए। ए जो था वो बी बन गया, बी जो था वो सी बन गया, ऐसा नहीं हो रहा। ए जो है वो अभी भी केमिकली ए ही है, बस उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, अपीयरेंस चेंज हो रहा है। वही केमिकल की बात अगर हम करें तो क्या क्या आ जाते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, खाने को कुक कर देना। उसके बाद बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला देना। ओके, फिर उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया। डाइजेशन, जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है। हमारी बॉडी में होने वाला रेस्पिरेशन एक फिजिकल केमिकल चेंज है। ओके, डाइजेशन केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। डाइजेशन की प्रोसेस में ब्रेकडाउन होता है ना फूड का, और रेस्पिरेशन में खाने को तोड़ के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये केमिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the types of pure substances? अब एक चीज देखिए, जो हमारे substances हैं वो एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? प्योर एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस में फर्दर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, प्योर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस? इसका मतलब होता है, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। देखिए, पहला प्योर सब्सटेंस है हमारा एलिमेंट, दूसरा प्योर सब्सटेंस होता है हमारा कंपाउंड। ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड। अब यहां पहले हम ये भी लिख देते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जो एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हो उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब सबसे पहला आता है एलिमेंट। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ same kind of atoms,
एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम्स से मिलके बनता है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में पूरे एक ही तरह के एटम्स होंगे। चलिए एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, फिर सोडियम। ये हमारे पूरे एग्जाम्पल्स जितने भी है, पूरे नहीं है भैया एलिमेंट्स, बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उधर ही कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड की अगर डेफिनेशन लिखें तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है इन विच टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स आर combined together in a fixed proportion. Okay. एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स, दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, और वो भी किसमें, फिक्स्ड प्रपोर्शन में। इसका मतलब ये कि अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम्पल्स हो गए। हम इसमें आगे लगा देते हैं ETC एटसेट्रा। अब देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में दो टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर वाटर बनाया है। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई है। वैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई है। तो आप देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है, दो तरह के एटम्स जुड़ रहे हैं साथ में, वो भी फिक्स्ड नंबर में। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके ही वाटर बनाएगा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलके ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। तो इसमें जो नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है, इट इज डेफिनेट या फिर फिक्स्ड प्रपोर्शन। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा फिक्स होंगे, भले ही एटम्स का टाइप ज्यादा है, ठीक है, बट इनके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा फिक्स्ड होंगे। दिस इज कंपाउंड। अब ये तो होगा प्योर, क्योंकि एक तरीके से पानी में भी तो प्योरली H2O ही H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्योरली CO2 ही CO2 है, और वो भी CO2 जो है वो आपस में कार्बन और ऑक्सीजन साथ में जुड़ा हुआ है, अलग अलग तो है नहीं। अलग अलग होता तो मिक्सचर होता, बट ये अभी प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। पानी पूरी तरीके से H2O से ही बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ही बना होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से ही बना होगा, है ना। और यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ये अकेले अकेले एक ही तरह के एटम से बनते हैं। आखिरी आता है इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें एग्जाम्पल आता है मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है, अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखो मिक्सचर इट हैज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड टुगेदर in an indefinite proportion। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मिक्सचर क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एलिमेंट्स कंपाउंड सब एक साथ मिल जाते हैं और किसी का भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी बनेंगे, मतलब वाटर तभी बनेगा जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तभी वाटर बनेगा। दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिल गए तो वाटर नहीं बनेगा। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर नहीं बनेगा। वाटर तभी बनेगा जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे। बट मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना मिलाना है मिला के रख दो, मिक्सचर बन गया। जिसको जितना मिलाना है उतना मिला के रख दो। तो यहां पे दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, हेट्रोजीनस में डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है। होमोजीनस में नमक पानी को एक साथ मिला के घोल दिया, ना नमक दिख रहा है, ना पानी और नमक के पार्टिकल्स अलग नहीं दिख रहे, एक जैसा सोल्यूशन दिख रहा है। वहीं पे नमक और रेत को एक साथ मिला दोगे तो नमक अलग दिखेगा, रेत एक अलग दिखेगी। तो नमक और रेत हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हो गए,
नमक और पानी, शक्कर और पानी, ये सब होमोजीनस का एग्जाम्पल हो गए। ओके, सो ये पूरा सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन है। ये प्योर है एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर में एक ही आता है मिक्सचर। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे अगर आपको वीडियोस को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर्च बार पे पहले तो जो टॉपिक है आप उसे डालिए। जैसी वीडियो आएंगे सबसे पहले या दूसरे नंबर पे प्लेलिस्ट दी होती है, प्लेलिस्ट में आप एक ऑर्डर में वीडियोस को देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज www.magnetbrains.com। आप उस पे जाके सर्च कोर्सेज में अपना एग्जाम्पलर डालिए। जैसे एग्जाम्पलर डालेंगे पूरे एग्जाम्पलर जितने भी हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। वैसे यहां देखिए क्लासेस भी दिया, ऊपर टर्म 2 लिखा है, नीचे क्लास 2, क्लास 1, किंडरगार्टन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12, सारी चीजें यहां पे अवेलेबल है। ओके, आपने यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पे भी आप डायरेक्ट क्लिक करोगे ना, ऊपर सर्च कोर्सेज ना डाल के, तो भी यहाँ एग्जाम्पलर ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो केमिस्ट्री का भी ओपन हो जाएगा। केमिस्ट्री में वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ सिलेबस कोर्स ओपन होगा। यहाँ पूरा कोर्स दिया होगा कि क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, और नीचे यहाँ पे चैप्टर्स दिए होंगे। जब आपको चैप्टर्स मिलेंगे तो आप जैसे चैप्टर पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप बॉक्स आएगा, उस ड्रॉप बॉक्स में सारे टॉपिक्स ऑर्डर वाइज वीडियोस डले होंगे, ऑर्डर वाइज वीडियोस डले होंगे। आगे वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, वॉच नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपका वीडियो ओपन होगा, आप प्ले करके वीडियो को देख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहां पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।